गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों के क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन यानी कि एनवायरनमेंट साइंस में कल हमने नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का जो टॉपिक शुरू किया था, कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम जिस प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में आप सभी लगभग जो हैं वो ब्रीफली जानते भी हैं। वन संसाधन ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। मैं डिस्कशन का टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि कल मैंने एक चीज़ नोट की कि जो वीडियो मैंने आप लोगों के पास शेयर की थी क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाली, उसको ज़्यादा बच्चों ने जो है वॉच किया नहीं है। इसका मतलब जो एफ़र्ट मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग उसे रिपे नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों ये एग्ज़ाम मैं मानता हूँ कि क्वालिफाइंग नेचर का है, परंतु क्वालिफाइंग नेचर होने के साथ साथ दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज़ फुल ऑफ नॉलेज ऑल्सो। आप इसे एजुकेशन पर्पज़ के साथ साथ नॉलेज पर्पज़ के लिए भी देखें, क्वालिफाइंग पर्पज़ के साथ साथ इससे मिलने वाले ज्ञान को भी समझें, तो ये आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा फ़ायदेमंद लगेगा। तो इसको हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वन संसाधन यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। वन संसाधनों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले बता दूं, वन संसाधन होते क्या हैं। देखिए, संसाधन शब्द आपको पता लग चुका है कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न होने वाली वो सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब उसी प्राकृतिक संसाधनों में से प्राकृतिक शब्द को हटाकर वन संसाधनों को ऐड कर देना है। यानी कि वन क्या होते हैं, पहले तो वनों को जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। देखिए, वन जो आप लोग चेक कर रहे हैं बेसिकली वो है क्या। वन प्राकृतिक रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, प्राकृतिक रूप से एक भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले पेड़ पौधों, वनस्पति, जीव जंतुओं का एक समूह, एक समग्र, एक हैबिटेट है, निवास स्थान है। क्या क्या है? पहला तो एक भौगोलिक क्षेत्र होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो ना कि 2 पेड़ यहाँ हैं, 2 पेड़ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर हैं, 10 पेड़ उससे आगे 8 किलोमीटर दूर हैं, ऐसा नहीं। एक समग्र, एक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र का होना, जिस भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पेड़ों की, वनस्पति की बहुत सारी प्रजातियों का मिश्रित रूप में पैदा होना, मिश्रित रूप में बड़ा होना, और वहाँ पर जीव जंतु, जानवरों का एक नेचुरल आवास का होना, ये वन कहलाता है। वन के अंदर आपको जो सबसे खास बात चीज़ नोट करनी है बच्चों, वो वन जो है कभी भी एक प्रकार की वनस्पति के नहीं होंगे। यानी कि अगर आप देखें तो पूरे के पूरा वन में सिर्फ बांस के पेड़ हो, नहीं हो सकता। आप पूरे के पूरे वन के अंदर शीशम के पेड़ हो, नहीं हो सकता। बबूल हो, कीकर हो, ये सब नहीं हो सकते। हम वहाँ पर देखेंगे पूरे में सिर्फ फूल ही फूल लगे हो, नहीं हो सकते। हम ये देखें कि एक प्रकार के उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हों, वो नहीं हो सकता। वन क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से एक ऐसा आवास स्थान है जहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपस में अंतर क्रियाएं करके जीवित रहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से जो पैदा होता है वो वन है। अगर मानव उसमें हस्तक्षेप कर दे तो, मतलब अगर मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ पौधे पैदा करने लग जाए तो वो वन नहीं, वानिकी कहलाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वन संसाधन क्या है? जहां पर बेसिकली प्राकृतिक रूप से बहुत अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे और जीव जंतु वहाँ पर पाए जाएं, वन कहलाता है, जंगल कहलाते हैं। देखिए, प्राचीन समय से जब पृथ्वी का विकास हो चुका था, मानव का विकास अभी होना बाकी था, उस समय तक पेड़ पौधे, वनस्पति की जो संकेंद्रण क्षमता थी, यानी कि पूरे पृथ्वी पर जो वनों का संकेंद्रण था वो काफ़ी अधिक था। 60% से भी ज़्यादा एरिया के हिस्से के ऊपर पृथ्वी पर वन क्षेत्र पाए जाते थे। परंतु मानव ने, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को फिर काटा जाने लगा, तो आज वनों की संख्या को इस हद तक कम कर दिया गया है कि औसतन 1/3 हिस्से पर भी वन क्षेत्र उपस्थित नहीं है। और ये एक स्टेटमेंट जनरली जानी जाती है कि यदि आप पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण का बैलेंस यानी कि अनुकूलन बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1/3 हिस्सों पर तो जंगलों और वनों क्षेत्रों को दोबारा से पैदा करना होगा या दोबारा से उन्हें स्थापित करना होगा। परंतु 1/3 हिस्से पर अमूमन अभी तक ज़्यादातर जो हमारे, खास तौर पे भारत की बात करें तो 1/3 हिस्से को प्राप्त, 1/3 हिस्से का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए अभी काफ़ी और मेहनत की ज़रूरत है।
इस बारे में हम आपको डिस्कस करते रहेंगे आगे। एक छोटे छोटे फैक्ट जो आप लोग नोट करते चलें वो ये है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे वन क्या होते हैं। वन संसाधन, जिसको आप लोग हमें डिस्कस कर चुके हैं, वन संसाधन क्या होते हैं। दूसरा, वन संसाधनों का जो एक कुल घेराव है पृथ्वी के भाग के ऊपर वो कितना होना चाहिए, औसतन 1/3 यानी कि 33%। यानी कि मान लीजिए कि अगर भारत का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है तो 33 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र पर केवल वन ही होने चाहिए, ताकि पर्यावरण का जो अनुकूलन है, पर्यावरण का जो बैलेंस है वो बना रहे। ये आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अब एक फैक्ट और आप नोट कर लीजिए कि जो वन क्षेत्र होते हैं यानी जो वन होते हैं उसे हमारे पर्यावरण के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, वनों को हमारे पर्यावरण का फेफड़ा कहा जाता है। इन्हें हमें वनों को ग्रीन लंग्स बोला जाता है, फेफड़े, हरित फेफड़े। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल के साथ साथ गैसों के समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायुमंडल हमारे पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वनों का सीधा संबंध जो है वो वायुमंडल के अस्तित्व के साथ है। कैसे कैसे हम आगे भी देखेंगे, बट फिर भी मैंने यहाँ पर आपको ये सेंटेंस बोला है कि पर्यावरण के फेफड़े कहा जाता है किन्हें, वनों को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वनों के अंदर जो वनस्पति है, उन वनस्पति की जो श्वसन क्रियाएं होती हैं, उन श्वसन क्रियाओं के चलते वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपस का रेशो है वो बना रहता है। मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल के अंदर जो गैसों का संकेंद्रण है, यानी जो गैसों की मात्रा है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% के आसपास अकेली नाइट्रोजन गैस जो है वो घेरे हुए है केवल हवा में, शुष्क हवा में। और दूसरी गैस जो सबसे ज़्यादा वायु में पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, जिसकी कुल मात्रा 21% के आसपास है। इसके बाद ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वायुमंडल में पाई जाती है वो 0.03% के आसपास है। वनों का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज़्यादा बढ़ने ना देना, क्योंकि वनों की जो वनस्पति है, पेड़ पौधों के खास गुण होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब मान लीजिए पेड़ पौधों को हम काट दें, वनों का नाश कर दें, पृथ्वी के ऊपर 1/3 हिस्से से कम यदि वन हो तो क्या होगा? अगर वनों की मात्रा कम होगी, संख्या कम होगी, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ग्रहण करने के लिए पेड़ पौधे नहीं होंगे। इसका मतलब पेड़ पौधों के नाश से पहला काम क्या होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन यदि छोड़ने के लिए पेड़ पौधों की कमी होगी तो हमें क्या सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा, वायुमंडल का सबसे बड़ा जो गुण है वो है मौसम में परिवर्तन। पेड़ पौधों का एक सबसे बड़ा गुण होता है कि ये हमारे संघनन की प्रक्रिया में, वर्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं हम डिस्कस करेंगे। यदि वन क्षेत्र ना हो तो वायुमंडल की जो एक तरह से अस्तित्व है, वायुमंडल का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ, जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है भारत के अंदर वनों का संकेंद्रण। क्योंकि जहां हम निवास करते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। मैंने आपको बताया एक औसत लक्ष्य कितना होना चाहिए। औसत लक्ष्य वनों के रेफरेंस में होना चाहिए आपका लगभग 1/3 यानी कि 1/3। अगर आपका टोटल एरिया फॉरेस्ट कवर्ड होगा तो ज़्यादा पर्यावरण को समस्या नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप भारत के अंदर वर्तमान समय में वनों का संकेंद्रण देखें तो इस मामले में आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भारत के अंदर वर्तमान में, ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं, जो डेटा मैं आपके पास साथ शेयर करने वाला हूँ वो लिया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि 1 सितंबर 2019 का रिकॉर्ड है। जो आपकी बुक के अंदर रिकॉर्ड दिया हुआ है वो काफ़ी पुराना है। देखिए यहाँ पे 1997 के बारे में बात की गई है, लेकिन 1997 का फैक्ट काफ़ी पुराना है आज के रेफरेंस में। तो जो मैं डेटा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उस डेटा को आप लिखिएगा। बेसिकली ये जो डेटा है ये FSSAI 1 सितंबर 2019 को कलेक्ट किया गया है, यानी कि 1 सितंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की क्या स्थिति थी ये मैं आप लोगों को नोट करवा दूं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र आप लोग अमूमन लिखते हैं, उसके अंदर से वर्तमान समय में कुल 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है। कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वर्तमान समय में वन उपस्थित हैं।
फिर चाहे वो किसी भी स्तर के वन हो, बहुत ज़्यादा डेंस हो, कम सघन हो, अति सघन हो, ये सब चीज़ें जो है डिस्कस का मैटर नहीं है। वन की उपस्थिति जो कितनी है क्षेत्र में है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। अब इस क्षेत्र को यदि मैं कैलकुलेट करूं तो ये ओवरऑल लगभग हमारा 21%, कितना, लगभग 21.67% क्षेत्र को घेरता है। यानी 7,12,249 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 21.67%। टारगेट कितने का है, 1/3, यानी कि लगभग 33% का। और अभी भारत कहां पर खड़ा है, 21% पर, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आते हैं एक दो छोटे छोटे फैक्ट। मैं आपको उन स्टेट्स के नाम बताता हूं जहां पर सबसे ज़्यादा 1% पाया जाता है, सबसे ज़्यादा 1% पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, 1% अलग होता है और उसका टोटल क्षेत्रफल अलग होता है। तो 1% अमूमन हम देखते हैं कि किस राज्य का सबसे ज़्यादा 1% है, वहाँ पर वो आप लोग लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा 1% जो है भारत के राज्यों में, राज्यों का अलग लिखवाऊंगा, केंद्र शासित प्रदेशों का अलग। तो सबसे ज़्यादा 1% है मिजोरम में। मिजोरम का कुल जितना भी क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का 85% भाग केवल वन है। 85% भाग कुल वन है, यह आपको लिखना है, नोट करना है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा 1% है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी भूमि है उसके 79.63 79.63% भाग पर केवल वन है। देखिए यहां पर 1% ज्यादा है, ठीक है, 1% ज्यादा है क्योंकि यहां की जो भूमि है उनका एरिया काफी कम है। लेकिन अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन कितने भूमि पर है उसका अगर उदाहरण आपको चाहिए, प्रतिशत में नहीं कुल एरिया पे, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत के मामले में काफी कम है क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसके इतने बड़े राज्य के बहुत थोड़े भाग में भी वन है, तो वो थोड़े भाग पूरे भारत का सबसे ज्यादा है। अगर प्रतिशत में देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, दूसरे नंबर पे, ठीक है। और यदि हम सबसे कम जितना प्रतिशत वन भारत में पाया जाता है किस राज्य में, वो है हरियाणा और पंजाब। हरियाणा में सबसे कम 1% है, 3.62%। हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया है इन परसेंट, 3.63%। और पंजाब, वो ज़्यादा दूर नहीं है, पंजाब में भी सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है, 3.67%। यानी कि दोनों राज्यों में 0.5% का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। ऐसा क्यों है, देखिए ज़्यादा वाले का तो ज़्यादा समझ में आता है, कम वाले को कई बार जो है वो बुरी नज़र से देखा जाता है कि यार इन्होंने वनों को ध्यान नहीं दिया, वनों के ऊपर ज़्यादा संकेंद्रण नहीं किया, सोचा नहीं इस बारे में, और ये पर्यावरण फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, इनको लगता है कि वनों के बिना जीवन संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों है बच्चों। देखिए किसी भी चीज़ को जब आप स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर आपको कम या ज़्यादा देखने को मिलता है तो कम के भी बहुत सारे कारण होते हैं और ज़्यादा के भी बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए ज़्यादा है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्य आज भी भारत के मुख्य भूमि से ज़्यादातर कटे हुए इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, वहाँ पर लोगों का, भारत का जो दूसरा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहुँच ही नहीं पाया, इसलिए ये जो राज्य हैं बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र को कवर करे हुए हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब में सबसे कम क्षेत्र वन का इसलिए पाया जाता है प्रतिशत में बच्चों, प्रतिशत में क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस चीज़ का हुआ है, एग्रीकल्चर का हुआ है। 1960-65 के समय से लेकर जब से हरित क्रांति भारत के अंदर आई थी, तब से हरियाणा पंजाब का वो सारा उपजाऊ क्षेत्र जो कभी वनों क्षेत्रों के अंदर घिरा हुआ था, बहुत अच्छी मिट्टी का क्षेत्र था, उस सारे क्षेत्र को हमने कृषि में उपयोग कर लिया। हमने उसका कोई बुरा काम थोड़ी किया, हमने यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या फिर हमने यहाँ कोई एनक्लेव्स थोड़ी बना दिए, हमने इनका उपयोग किया है कृषि के लिए। हरित क्रांति के बाद यही वो दो राज्य हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पर अनुत्पादन होता है आज भारत का। हरियाणा पंजाब यदि अनुत्पादन करने में थोड़ी सी भी कमी कर देता है तो पूरे हरियाणा का जो फसल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक डगमगा जाता है। तो आप इसे नेगेटिव, ऋणात्मक तरीके से नहीं देखिए, बट हाँ
क्योंकि एनवायरनमेंट का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब को भी हम कहीं ना कहीं वन ना सही वानिकी ज़रूर प्रदान कर पाएँ, ताकि वायुमंडल के अंदर जो पर्यावरण का एक रोल है, वनों का जो रोल है हमारे पर्यावरण में, वो निभा रहे, उसको ज़्यादा उसमें गड़बड़ ना हो। तो अब आते हैं यूटीज़ की तरफ, यानी कि वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है, उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भारत के अगर हम यूटीज देखें तो उनमें सबसे ज्यादा वन प्रतिशत पाया जाता है, लगभग 90.33%। ये भी वही बात है, लक्षद्वीप बेसिकली काफ़ी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की आप उम्मीद नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है तो नेचर जो इको फ्रेंडली पीपल्स होते हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को सुखद मानते हैं, उसी एनवायरनमेंट के साथ जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ वो जीवित रहते हैं, खुश रहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं? उसके अंदर सबसे पहले है आपकी संग्रहण। संग्रहण यानी कि गैदरिंग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा संग्रहण की विधियाँ होती हैं। संग्रहण क्या होता है? जो लोग होते हैं वो कम होते हैं, वन क्षेत्र ज़्यादा होता है, वनों में घूमते हुए सेब, ककड़ी, कंद मूल, बेल, फल इत्यादि जो भी मिला इकट्ठा किया, खाया। ठीक है। दूसरी आर्थिक क्रिया थोड़ी बहुत मात्रा में कहीं ना कृषि करते हैं या फिर छोटे छोटे पशु पालते हैं, वो उनमें खुश हैं, उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने की और ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूटी में परसेंट पाया जाता है फॉरेस्ट का, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर कुल भारत के कुल प्रतिशत, यानी अगर हम यूटीज़ में देखें तो उस अंडमान निकोबार के कुल क्षेत्रफल का 81% भाग जो है वो वन से घिरा हुआ है। सेम थिंग विद दिस इज़ द वेरी फार अवे सिचुएटेड आइलैंड्स। हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करते। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद सोचते भी नहीं हो कि हम वहाँ पे जाएं घूमने के लिए, बट दिस आर वेरी लवली प्लेसेस। मैं भी गया नहीं हूँ, बेसिकली जो मैंने पढ़ा है, जो टीवीज़ में या फिर जो डिस्कवरीज वगैरह में देखा, मैं उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी प्लेसेस अगर आप वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए तो। सेकेंड वन, यूटीज़ में ही जहाँ पर सबसे कम प्रतिशत वनों का पाया जाता है वो है लद्दाख। देखिए, लद्दाख अभी थोड़े दिन पहले जब 370 धारा के रिगार्डिंग ये सब चीज़ें चेंजेस हुए तो लद्दाख को भी एक यूटी का दर्जा दिया गया है। वहीं जम्मू जो है उसमें हमें कहीं ना कहीं एक यूटीज़ जो हैं वो बना दिए गए हैं। लद्दाख में कुल 1.47% क्षेत्र पर ही वन है। लद्दाख में केवल 1.47% क्षेत्रफल पर ही वन है। उसका बहुत बड़ा कारण है, पहला, लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। कोल्ड डेजर्ट, मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल आया है, तो मरुस्थल के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो सभी क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मरुस्थल कहलाते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के हो सकते हैं, जो हमारे उच्च अक्षांशों पर हैं वो ठंडे हैं, जो हमारे निम्न अक्षांशों पर विस्थापित हैं जो स्थित हैं वो गर्म मरुस्थल हैं। तो भारत में दोनों मरुस्थल पाए जाते हैं, ठंडे भी और गर्म भी। भारत का ठंडा मरुस्थल लेह लद्दाख का क्षेत्र है और भारत का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में है। सबसे गर्म जो स्थान है वो जैसलमेर क्षेत्र के अंदर विस्थापित है, जो भारत में पाया जाता है। वहीं जो सबसे ठंडा स्थान भारत में पाया जाता है वो द्रास सेक्टर में है, सियाचिन ग्लेशियर में, जो कि ग्लेशियर काफ़ी ठंडे क्षेत्र हैं, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है। तो दूसरा, जहाँ पर सबसे कम प्रतिशत जो है वो पाया जाता है हमारा, वो है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी में 10% के आसपास का जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र के रूप में कवर्ड है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट जो आप लोगों को इसके स्टार्टिंग में लिखने हैं वन क्षेत्र में। वन क्षेत्र अगर आपसे आए तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले संसाधनों की परिभाषा, संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा। उसके बाद आएंगे आप वन संसाधन, यानी वन क्या होता है। देखिए, वन के अंदर आपको ये चीज़ जरूर लिखनी है, जिनके पैदा होने में, बड़ा होने में, जिनके उत्पन्न होने में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर मानवीय हस्तक्षेप हो तो वो वन नहीं, वानिकी हो जाएगी। फिर इन्हें लंग्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बेसिकली लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुख्य तौर पर क्या हैं? ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए सांस लेने का कार्य करते हैं। पर्यावरण के, वायुमंडल के अंदर हमारी जो गैसें हैं उनके बैलेंस को बनाकर रखने में सहायता करते हैं। फिर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना कवर्ड है, ये जो फैक्ट है ये 2019 के आंकड़ों के अनुसार है। और होना कितना चाहिए? लगभग 1/3, 33%, कम से कम इतना लक्ष्य सभी राज्यों का, सभी देशों का होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको 4 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखवाए, जिसके अंदर
वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा संकेंद्रित है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। यूजेस ऑफ फॉरेस्ट का मतलब हम वन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। सो बेसिकली बच्चों, वन क्षेत्र का जो उपयोग है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है वाणिज्य के रूप में और दूसरा किया जाता है पारिस्थितिक के रूप में। लुक, इन दोनों ही प्रकार के इस्तेमाल जो हैं, इसके अंदर से यदि मैं पर्यावरण इको फ्रेंडली हूँ, पर्यावरण को प्यार करता हूँ, तो मेरे लिए जो पारिस्थितिक यूजेस हैं यानी कि इकोलॉजिकल यूजेस हैं पर्यावरण के, ये काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके द्वारा मैं पर्यावरण को वनों से जोड़कर देखता हूँ। इसके अलावा जो हमारे ये कमर्शियल यूजेस हैं, इस कमर्शियल यूजेस को मैं इतना ज़्यादा फोकस के साथ शायद नहीं देखता, परंतु हाँ, इनको पढ़ना ज़रूरी है। रीज़न, क्योंकि यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर 1/3 से कम भाग में वन बचे हुए हैं। वनों की कटाई क्यों हो रही है, क्यों हम इतना वनों को दोहन कर रहे हैं, क्यों वनों को इतना नाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उनका मेन कारण है वाणिज्यिक कारण। अगर हम इकोलॉजिकल यूजेस के बारे में देखें तो हम वनों का कभी नाश ना करें, परंतु हम कमर्शियलाइज होते जा रहे हैं। हम वाणिज्य के तौर पर जब देखते हैं तब वनों का उपयोग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ फॉरेस्ट। वाणिज्यिक उपयोग जो है वो वनों के क्या हैं। सबसे पहले ये देखिए, फिर वही चीज़ है, ये वही छोटे छोटे कंटेंट हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सो इसके अंदर लिखी हुई चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वनों से हमें प्राप्त क्या होता है कमर्शलाइज तरीके से। सबसे पहले हमें प्राप्त होती है इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी का मतलब जो इमारतों में उपयोग होने वाली लकड़ी है, शीशम, सागवान की, उसके बाद टीक है, बहुत सारी लकड़ हैं। आजकल तो फॉरेन से जो इम्पोर्टेड लकड़ हैं वो भी आ रही हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों को आप एक समस्या से जोड़कर देखिए, वाणिज्य का ज़्यादा उपयोग क्यों हो रहा है, क्यों इतना वनों का नाश हो रहा है। जनसंख्या, एक स्टेटमेंट मैंने आपको थोड़े दिन पहले ईवीएस के लेक्चर में ही कही थी कि ये पृथ्वी के ऊपर 7 अरब लोग जिंदा हैं। 7 अरब लोगों की जनसंख्या जो भारत में पूर्ण विश्व में निवास करती है, पृथ्वी, हमारी अर्थ, हमारा नेचर 7 अरब के 7 अरब लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम है, परंतु यदि ये किसी एक व्यक्ति की इच्छा को भी पूरा नहीं कर सकती। मतलब अगर इच्छाएं पूर्ति की बात करें तो शायद ये अकेले व्यक्ति की इच्छा को भी पूरा ना कर सके, लेकिन भरण पोषण सभी का करे। अब बात करते हैं क्यों जनसंख्या बढ़ रही है। बच्चों, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए 3 आधारभूत चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के लिए उन्हें कृषि पर आधारित होना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। कृषि के लिए अगर जनसंख्या बढ़ती चली गई तो हमारे जो खेत हैं उनके उत्पादन की एक क्षमता है। आप लोग अमूमन एक चीज़ नोट करते होंगे कि आपके जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं वो उनके खेत हैं, मान लीजिए किसी के पास एक एकड़ है या 1 किला है। 1 किले के अंदर गेहूं उत्पादन की एक क्षमता है, उसके अंदर 15-20 क्विंटल जितनी भी आप लोगों के होती है, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा होगा कि जिस खेत के अंदर 15 क्विंटल गेहूं होती है उस खेत के अंदर 25 क्विंटल गेहूं हो जाए, उस खेत के अंदर 35 क्विंटल गेहूं हो जाए, या ऐसा कुछ कर दें कि वो डबल ट्रिपल हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी भूमि की एक क्षमता है, उस क्षमता से पार जाकर वो उसे पैदा नहीं कर सकती। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो खेतों को भी बढ़ाना पड़ेगा। खेत कहाँ से बढ़ेंगे? धरती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि रबड़ की तरह खींच के लंबा कर दिया। धरती है, इसको बढ़ाने के लिए आपको, और खास तौर पे कृषि के लिए उपजाऊ भूमि की जरूरत, तो पेड़ ही कटेंगे, वन कटेंगे, क्योंकि वनों के अंदर जब वनस्पति पैदा हो सकती है तो कृषि के लिए तो कोई भी फसल पैदा की जा सकती है। जनसंख्या बढ़ी, वनों की जरूरत, क्या खेतों की जरूरत पड़ी, वनों को काट दिया। वनों की संख्या कम होते ही पर्यावरण, देखिए आप फसल उगाते हैं खेतों में थोड़े समय के लिए, 6 महीने का चक्र होता है, बेसिकली 6 का भी नहीं होता, 6 से कम का होता है। उसके बाद आप जो हमारे खेत हैं उन्हें खाली छोड़ देते हैं। अब खाली खेत थोड़ी वायुमंडल के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करेंगे। आपने उपयोगिता तो अच्छी दिखाई, लेकिन नाश तो पर्यावरण का हुआ ना। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो मुख्य आधारभूत आवश्यकता है आवास की। आवास कहाँ रहे कि पेड़ों पे थोड़ी रहोगे, जंगलों में थोड़ी रहोगे, गुफाओं में थोड़ी रहोगे, आदि मानव थोड़ा हो। आपको रहने के लिए तो घर चाहिए ना, घरों के लिए जगह तो सीमित है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, आप मोहाली या फिर इस तरफ पंचकुला साइड जाके देखें, जो मल्टी स्टोरी मकान बनते हैं जिन्हें आप फ्लैट सिस्टम कहते हैं। फ्लैट सिस्टम क्या है? उसके अंदर क्या होता है, कम धरती के ऊपर ज़्यादा लोगों को निवास करवाया जाता है, लेकिन सभी को थोड़ी पसंद आता है। इसी के मुकाबले आप उन लोगों की बात करो जिनके पास खेत बहुत हैं, वो क्या करते हैं, अपने खेत के अंदर सेंटर में ही एक फार्म हाउस बना देते हैं। उस फार्म हाउस का एरिया इतना होता है, इसके अंदर तो 3 से 4 अपार्टमेंट बन जाए।
क्योंकि ज़रूरत है तो पूर्ति करनी पड़ेगी भाई। अगर आप पूर्ति नहीं करोगे तो कहाँ रहेगी जनसंख्या? धरती के बाहर जाके थोड़ी गिरेगी, रहना तो धरती पे ही है। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। देखिए इमारती लकड़ी, हम इमारती लकड़ी जो फॉरेस्ट जंगलों से काटते हैं उनको फर्नीचर्स बनाने के लिए आजकल तो वुडन अलमीरा, वुडन फ्लोर, वुडन रूफ तक की कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। क्यों? दिखावटी ज़माना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में वनों का नाश करते हैं, कमर्शलाइज यूज़ करते हैं। प्लाईवुड्स है, आवार घर हैं, परमाणु, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आते हैं खाद्य पदार्थ। देखिए खाद्य पदार्थ क्या है? एक अच्छा स्रोत वनों का हो सकता है परंतु ज़्यादा नहीं है। ये तब हमारे लिए संभव था जब हम बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए थे, यानी मानव का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। अब क्या होता है? कुछ एक ऐसे फल हैं जिसके लिए वनों के अंदर स्पेशली जाया जाता है। नट्स स्पेशली जो स्पेशली हैं, और ख़ास किस्म के पेड़ जो हैं, धूप अगरबत्ती इत्यादि, जो आपके जैसे मैंने बताया संतरा, नाशपाती, कई बार ये जंगली, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है ना। हम जो उगाते हैं वो एक तरह से रासायनिक खादों के आधार पर उगाते हैं। जो जंगलों में उगते हैं, जो नेचुरल तरीके से उगते हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफर होता है। हम कहीं ना कहीं आज जो है आधुनिक चीज़ों को छोड़कर ना वापस उसी जगह पर जा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ। तो जिस वजह से इन सारी चीज़ों का नाश होना थोड़ा सा स्वाभाविक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है गंधक तेल। हम अमूमन जो है आजकल सरसों का तेल सर पे लगाना पसंद ही नहीं करते। असेंशियल जो गुड्स हैं हमारे, असेंशियल गुड्स के अलावा जो हमारे लग्जूरियस गुड्स होते हैं, जो हमारे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसको लगवा के हम थोड़ा सा स्पेशल फील करते हैं। सुगंधक तेल होते हैं, आपके कॉस्मेटिक्स गुड्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं वनों को काटा जा रहा है, क्योंकि वनों से ही बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त होती हैं प्राकृतिक रूप से। असेंशियल ऑयल्स के लिए, औषधि के लिए हम अब देखते हैं बेसिकली आयुर्वेद जो है वो प्रॉपर तरीके से आज भी निर्भर है औषधियों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, और वनस्पति में उत्पन्न पैदा होने वाले छोटे छोटे पौधों के ऊपर। तो जब हम आज अंग्रेज़ी दवाइयों से इतना उब चुके हैं, इतना पक चुके हैं कि बॉडी के अंदर दवाइयों का जहर इतना घुल चुका है कि अब दवाइयों ने भी असर करना बंद कर दिया, तो हम अमूमन अब वापस आयुर्वेद की तरफ मुड़ रहे हैं। और आयुर्वेद के अंदर पेड़ पौधों, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं, जिसके अंदर हम अमूमन देखते हैं। जैसे पहले बचपन में क्या होता था, थोड़े थोड़े दाने वगैरह हो जाते थे, तो हम नीम की छाल को छील कर उसको पानी में और सिलबट्टे पे, ईंट पे पीस के उसकी लेप लगा लेते, तो ठीक हो जाता था। नीम की जो निबोली होती थी उसको भी हम कंज्यूम करते थे, खाते थे, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होती थी। वृक्षों की छाल, पेड़ पौधे, पत्ते, हल्दी, जो आप तरह से टर्मरिक वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो अमूमन आप वनों से ही प्राप्त करते हैं मेडिकल यूज़ के लिए। इन सारी चीज़ों के साथ जो हमारा बेसिकली ये जो थीम है हमारा कमर्शलाइजेशन का, वो काफ़ी हद तक पूरा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वनस्पति, पेड़ों से हमें बहुत सारे रेशे मिलते हैं। मोगली मूवी आप सभी ने देखी होगी, जंगल बुक वगैरह सभी। उसके अंदर क्या होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चढ़ने के लिए भी कई बार उन्हीं रेशों का उपयोग करता है, और उनको बांध के फिर वो धीरे धीरे डेवलपमेंट, आज हम टोकरियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें तो भूल ही चुके हैं, लेकिन आप लोग ये शायद भूल गए हो। और वैसे भी आप लोगों को याद में रखना चाहिए कि ये वो चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, आपके पास घूमकर ज़रूर आएंगी। हाँ, आप लोग गांव में बने हुए कि जो टोकरी वगैरह बनाते हैं उनसे नहीं खरीदोगे तो अमेज़न से खरीदोगे। आप लोगों को पता है ये जो आपके एक तरह से ऑनलाइन ट्रेडर्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रेडर्स आजकल वापस वहीं पे जा रहे हैं। बहुत सारी ऐप्स में आपने वीडियोस में देखा होगा, उपले कंडे जिसको आप लोग बोलते हो, वो अमेजन्स वगैरह पे बिकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी बिकते हैं। मैन मेड या हैंडमेड जो टोकरी होती हैं, टोकरियाँ होती हैं बहुत सुंदर नक्काशी के साथ, वो बिकती हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर टैनिन आता है। टैनिन क्या है? एक तरह से टार पिच होता है जो कि हमारे लिए स्याही, दवाई, डाई इत्यादि में यूज़ किया जाता है। ये वनों से प्राप्त होता है। गोंद जो हमारा एक तरह चिपचिपे पदार्थ को चिपकाने के लिए हम गम्स का यूज़ करते हैं, वो भी बेसिकली आपको जंगलों से या फिर जंगलों में जो पेड़ उगते हैं उन्हीं से ही प्राप्त होती है। कंदराल रेजिन्स, ये आपको चिपकाने के लिए लैक्टिक दूध इत्यादि में और वार्निश बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये उगाए नहीं जाते। आप सोचें कि आप गंदराल रेजिन का पेड़ उगा लें, रेजिन के पेड़ को एक पेड़ आप उगाओगे, दो उगाओगे, हो सकता है कंपनीज़ को ही आप आइडेंटिफाई ना करवा पाओ। तो वो सब चीज़ें यूज़लेस हैं, ये प्राकृतिक में ही उगती हैं, ठीक है, यानी प्राकृतिक आवास में। कोई भी बहुत कम मात्रा में आपने देखा होगा कि बांस का आप लोगों ने किसी ने बाग वगैरह लगा रखा है, हमारे आसपास तो वैसे भी नहीं होता है। तो लेकिन प्राकृतिक पर्यावास में बांस जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी पैदा होते हैं, और जो है बांस का उपयोग हम नकार नहीं सकते, हमारे अच्छे और बुरे सभी चीज़ों में हमारे लिए ये आवश्यक होता है।
ठीक है। फिर है बेंत, बेंत भी हम देखते हैं आजकल जो है वो आयरन या फिर आपके स्टील या फिर आपके जो प्लास्टिक है इनकी चेयर्स को पसंद ही नहीं करते। घरों के अंदर हम अमूमन जो है वो बेंत वगैरह की बनी हुई चेयर्स, ख़ास तौर पे हैंगिंग ईज चेयर, आरामदायक जो कुर्सियाँ होती हैं वो हम बेंत वगैरह की बनी हुई उठा के लाते हैं, ये परचेज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ ऐसे कॉमन फैक्ट हैं जो आप लोगों को सभी को पता है। बट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द सेकेंड सेगमेंट विच इज़ पारिस्थितिक उपयोग, यानी कि वनों का जो पारिस्थितिक उपयोग है वो कैसे है। बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब मैं शुरू करूँगा मैं इसके अंदर से बहुत सारे कंसेप्ट आपके साथ जोड़ कर डिस्कस करूँगा। दैट्स वाई आई एम नॉट स्टार्टिंग दिस टॉपिक ऑन टुडे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। हालांकि इसके अंदर आप देखें तो ये जो है पेन है आपका, इसको ऑफ करके वायु प्रदूषण को रोकना, वायु को रोकना, वातावरण का उपयोग करना, भूमि कटाव को रोकना, भूमि सुधार है, पारिस्थितिक संतुलन है, प्रदूषक नियंत्रक है, आश्रय है, जल चक्र है। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं जो अपने आप में एक एक शब्द हैं, परंतु जब समझाने लगेंगे तो एक एक टॉपिक को समझाने में शायद ज़्यादा समय लगे। सो फिलहाल आज के लिए भी आज हम वनों के इन्हीं उपयोगों के साथ यहीं पर इतने स्टॉप करते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, वन संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग, अपनी तरफ से भी बहुत सारे चीज़ें आप इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए ये बुक का जो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, इट विल बी प्रिपेयर्ड या इट विल बी प्रिपेयर जो है आपकी एक बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जाम्स के लिए है। अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड की बुक के रिगार्डिंग में आप लोगों को डिस्कस करूं तो वहाँ पर आप लोग इनसे बहुत अच्छे तरीके से और कुछ सीख सकते हैं। लेकिन कुछ एक बच्चों को अमूमन जो है वो ये अगर थोड़ा समझाऊंगा तो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम जो डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट एंड द इकोलॉजिकल यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। टिल देन थैंक यू सो मच, प्रिपेयर नोट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।